क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्रदूषण को खरीदा और बेचा जा सके? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो तरीका है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आज एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। तो चलिए आज समझते हैं कार्बन क्रेडिट्स की इस अनोखी दुनिया को और देखते हैं कि कैसे ये प्रदूषण को ही एक समाधान में बदल रहा है। आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हमारी धरती की असली समस्या क्या है, फिर जानेंगे कि क्या कार्बन क्रेडिट इसका समाधान है, ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और भारत इसमें कहाँ खड़ा है, और सबसे आखिर में देखेंगे कि ये भविष्य की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। हमारी धरती की समस्या, ये वो चुनौती है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। तो सवाल फिर से वही है, क्या प्रदूषण को खरीदा और बेचा जा सकता है? और इसी एक सवाल से कार्बन मार्केट का पूरा आइडिया निकला। मतलब एक ऐसा बाजार बना दो जहां प्रदूषण कम करना फायदे का सौदा बन जाए। देखिए, असल में समस्या की जड़ है ग्रीन हाउस गैसें। सोचिए, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, कोयले से बनने वाली बिजली, हमारी गाड़ियां, कटते हुए जंगल, ये सब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें छोड़ते हैं और इन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमारी धरती का पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है। तो सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी समस्या का हल क्या है? बस यहीं पर एंट्री होती है कार्बन क्रेडिट की। इसे आप एक नई तरह की करेंसी भी कह सकते हैं, एक ऐसी करेंसी जो पर्यावरण को बचाती है। तो ये कार्बन क्रेडिट आखिर है क्या? अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का परमिट है। एक कार्बन क्रेडिट का सीधा सा मतलब है कि हवा से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दिया गया है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, 1 क्रेडिट बराबर 1 टन CO2। बस इतना सिंपल सा इक्वेशन है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसकी बुनियाद है कैप एंड ट्रेड सिस्टम। देखिए, इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सरकार हर इंडस्ट्री के लिए प्रदूषण की एक लिमिट तय कर देती है, जिसे कहते हैं कैप। दूसरा, कंपनियों को उस लिमिट के हिसाब से क्रेडिट्स मिल जाते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे मजेदार स्टेप। जो कंपनियां अपनी लिमिट से कम प्रदूषण करती हैं, उनके पास जो क्रेडिट्स बच जाते हैं वो उन्हें बेच सकती हैं। और चौथा, जो कंपनियां ज्यादा प्रदूषण करती हैं उन्हें या तो और क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं या फिर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। ये एक तरह का प्रदूषण बजट है जिसे आपको मैनेज करना है। अब इस स्लाइड से पूरा खेल समझ में आ जाएगा। एक तरफ है कंपनी ए, उसे 1000 टन का कोटा मिला, लेकिन उसने सिर्फ 800 टन प्रदूषण किया। नतीजा, उसने अपने बचे हुए 200 क्रेडिट्स बेचकर सीधा सीधा मुनाफा कमा लिया। वहीं दूसरी तरफ है कंपनी बी, उसने 1200 टन प्रदूषण कर दिया। अब जुर्माने से बचने के लिए उसे वही 200 क्रेडिट्स खरीदने पड़े। मतलब जिसने प्रदूषण कम किया उसे इनाम मिला और जिसने ज्यादा किया उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अब ये जो बाजार है ना, ये 2 तरह का होता है। पहला है कंप्लायंस मार्केट, जिसे सरकार चलाती है और इसमें हिस्सा लेना जरूरी होता है। नियम तोड़ने पर सजा होती है। दूसरा है वॉलंटरी मार्केट। इसमें कंपनियां अपनी मर्जी से क्रेडिट खरीदती हैं ताकि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा सके, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। पर सवाल ये है कि ये क्रेडिट बनते कैसे हैं? क्या ये हवा में बनते हैं? नहीं, ये असल दुनिया के कामों से पैदा होते हैं। जैसे जब कोई बहुत सारे पेड़ लगाता है तो वो पेड़ कार्बन सोखते हैं और उससे क्रेडिट बनते हैं। इसी तरह सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाना, बिजली बचाने वाले LED बल्ब इस्तेमाल करना या फिर कचरे से बायोगैस बनाना, ये सारे काम कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं और इसी से क्रेडिट्स जनरेट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने देश की, भारत की, और देखते हैं कि भारत इस मामले में क्या कर रहा है। ये हमारे लिए एक नेशनल मिशन जैसा है। भारत ने भी इस मामले में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत भारत ने अपनी खुद की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी CCTS शुरू कर दी है। इसका मतलब साफ है कि अब भारत का अपना एक ऑफिशियल मार्केट होगा जहां प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। और भारत का लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। साल 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का टारगेट है। अब ये नेट जीरो क्या है? इसका मतलब है कि देश जितना कार्बन हवा में छोड़ेगा उतना ही उसे सोख भी लेगा, ताकि पर्यावरण पर कोई एक्स्ट्रा बोझ न पड़े।
और अगर कोई सोचे कि क्या ये सिर्फ कागजी बातें हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरोप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ ये सिस्टम 2005 से चल रहा है और तब से लेकर आज तक उन्होंने अपने कार्बन उत्सर्जन में लगभग 40% की कमी की है। ये दिखाता है कि अगर सिस्टम को सही से लागू किया जाए तो ये वाकई में काम करता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इसका भविष्य क्या है। ये भविष्य की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें मौके भी हैं और चुनौतियां भी। प्रदूषण को कम करने के लिए दुनिया में 2 मॉडल पॉपुलर हैं, कार्बन क्रेडिट और कार्बन टैक्स। इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। कार्बन क्रेडिट एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है जहां खरीद बिक्री होती है और अच्छा काम करने पर प्रॉफिट मिलता है। वहीं कार्बन टैक्स सरकार की तरफ से लगाया गया एक सीधा टैक्स है। माना जाता है कि कार्बन क्रेडिट वाला सिस्टम कंपनियों को ज्यादा आजादी और लचीलापन देता है। ये सिस्टम सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए कमाई का एक नया जरिया बन सकता है। किसान पेड़ लगाकर या ऑर्गेनिक खेती करके क्रेडिट्स कमा सकते हैं। इंडस्ट्रीज के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, नए निवेश आते हैं और सबसे बड़ा फायदा तो हमारे पर्यावरण को ही है। प्रदूषण कम, जंगल ज्यादा और हवा साफ। ये एक विन विन सिचुएशन है। और हम यहाँ किसी छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक कार्बन क्रेडिट का ग्लोबल मार्केट $100 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। लेकिन जैसा हर बड़े सिस्टम के साथ होता है, इसमें भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे फर्जी या घोस्ट क्रेडिट्स बना लेना या फिर ये गलत कैलकुलेट कर लेना कि कितना प्रदूषण कम हुआ है। और सबसे बड़ी चुनौती है सख्त निगरानी और नियमों का पालन करवाना। अगर इस मार्केट को भरोसेमंद बनाना है तो पूरी पारदर्शिता और सख्त नियम बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक पर्यावरण को बचाने का प्लान नहीं है, ये एक इकोनॉमिक और एनवायरनमेंटल दोनों तरह का समाधान है। ये भविष्य की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। असली सवाल तो बस ये है कि क्या हम इसकी चुनौतियों से निपटकर इसके मौकों का पूरा फायदा उठा पाएंगे।